आज हम दोस्तों चर्चा करेंगे हिमाचल के आज़ादी के संघर्ष में जो प्रजामंडल आंदोलन चले थे, उसको समझने का प्रयास हम करेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि ये मेरा पर्सपेक्टिव है, ये फाइनल है, ये सही है। इसी घटना को और इन्हीं एक्टर्स को देखने के कई दृष्टिकोण हो सकते हैं, पर एक मैंने अपने समझ विकसित करने की कोशिश की है, वो मैं आपके सामने पेश करूँगा दोस्तों। और बाकी इससे एग्री डिसएग्री करना आपका अधिकार है, बल्कि मैं कहूँगा आप और भी ज़्यादा इंक्वायरी करें और नए पक्ष लाएँ, ताकि एक सही मायनों में एक डायलॉग हो और ज़्यादा लोग हमको नया हिमाचल के पास्ट को देखने का एक नया चश्मा मिले, जिससे कि हम इसके प्रेज़ेंट को भी बेटर अंडरस्टैंड कर सकें। तो जैसा कि हम जानते ही हैं, जब हमारे छात्र कॉलेजों में पढ़ते हैं तो उनसे हिमाचल के प्रजामंडल के इतिहास के संदर्भ में प्रश्न आते हैं। तो जब हम सामान्य दृष्टि से हिमाचल के इतिहास की बात करते हैं, आज़ादी की लड़ाई की बात करते हैं, तो एक नाम सामने आता है जिसका नाम है वाईएस परमार, जिसको हिमाचल के मुखिया के रूप में हम देखते हैं, हिमाचल निर्माता जिनको कहा जाता है, जो बहुत समय तक हमारे मुख्यमंत्री भी रहे। और शायद आज जब कोई बच्चा उसको पढ़ता है, उनको उनकी प्रतिभा को देखता है, उनको लुक बैक करता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि शायद वही हमारे एक मेन स्टालवार्ट लीडर रहे होंगे प्रजामंडल आंदोलन के, और सिंगल हैंडेडली उन्होंने ये काम कर दिया होगा, या थोड़े बहुत सपोर्टिंग रोल के साथ वो चल पड़े होंगे। पर रियलिटी थोड़ी इससे इतर है। बल्कि मैं कहूँ सिरमौर ज़िला से ही, सिरमौर जो क्षेत्र है, वहीं से ही और भी कई विध्वंसक और भी कई महान लीडर उभरे थे उनसे पहले। बल्कि अगर उनके कद को हम एनालिसिस करेंगे तो शायद वो बहुत ही आगे थे वहाँ भी। पर अक्सर इतिहास जो लिखा जाता है वो विजेताओं की कलम से लिखा जाता है। जो विजयी होते हैं उनके इतिहास बताए जाते हैं, और जो विजय नहीं होते वो नेपथ्य नायक हो जाते हैं, वो पर्दे के पीछे छिप जाते हैं। इस लेक्चर को तैयार करने में मुझे शिव भारद्वाज की जो किताब है एक हिमाचल इतिहास के नेपथ्य नायक, उससे भी थोड़ी हेल्प मिली है, मैं इसको निगलेक्ट नहीं करूँगा। तो मैं अब आपसे चर्चा करना चाहता हूँ। तो बेसिकली जहाँ हमारा हिमाचल स्थापित हुआ, ये ओल्ड हिमाचल के रीजन में ये स्थापित हुआ, जिसमें कि शिमला की ठकुराइयाँ, सिरमौर का क्षेत्र, मंडी और भी कुछ क्षेत्र बिलासपुर, ये चीज़ें आती हैं। हालाँकि जो हमारा अपना हमारा कुल्लू मनाली जो क्षेत्र है, कुल्लू, कांगड़ा, ये पंजाब के पास था। इसके हिस्टोरिकल फैक्टर दूसरे हैं, क्योंकि पंजाब सिखों ने इसको पहाड़ी राजाओं से जीता, और फिर सिख जो है अंग्रेज़ से हार गए, तो अंग्रेज़ों ने इसको पंजाब में विलय कर दिया, नए हिमाचल को। पर बात शुरू होगी पुराने हिमाचल से, क्योंकि वहाँ से शिमला, सिरमौर और इस क्षेत्र से हमारे हिमाचल की आज़ादी की लड़ाई, हिमाचल की आइडेंटिटी की लड़ाई प्रारंभ होती। और बेसिकली यहाँ जो फाइट शुरू हुई, वो हुई प्रजामंडल के रूप में, क्योंकि ये सारा रीजन जो है मोस्टली देशी राजाओं के अधीन था। तो उनसे लड़ने के लिए जो राष्ट्रीय आज़ादी की लड़ाई में जो उपक्रम हमारे पास था, उसका नाम था प्रजामंडल। इनिशियली कांग्रेस इसको बैक स्टेज से सपोर्ट करती थी। ग्रेजुअली जब लोगों की मांगें यहाँ बढ़ने लगी, तो कांग्रेस ने इसको और ज़्यादा फॉरवर्ड करके अपने जलंधर अधिवेशन में और दूसरे अन्य अधिवेशन में प्रजामंडल को और ज़्यादा पुश करना शुरू कर दिया। 30s के बाद, 37 और इसके बाद ज़्यादा पुश करना शुरू कर दिया, और जवाहरलाल नेहरू ने भी इसको काफ़ी इम्पटेंस दिया। तो डेफिनेटली इसका लिंक हिमाचल के साथ भी बनता है। तो यहाँ जो लीडरशिप हम देखते हैं कई, परमार का नाम तो आपने सुना, उनकी चर्चा हम करेंगे। एक और नाम उनका सिमल्टेनियसली जिसने चैलेंज किया उनको, उसका नाम था भागमल सोठा, जो कि शिमला से ही बिलोंग करते थे। भागमल सोठा जी, वो मेरे ख्याल से परमार जी से काफ़ी पहले 1920 में ही वे भारत की राजनीति में आ गए। भारत की राजनीति का जो हिमाचल से जुड़ा एस्पेक्ट था, चाहे असहयोग आंदोलन हो हिमाचल में, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो हिमाचल में, भारत छोड़ो आंदोलन हो, उसमें पाई दो ना भाई दो का नारे वाला जो मूवमेंट हो, उसमें वो पंडित पद्म देव के साथ वो लीडिंग रोल में थे और जेल रहे कई साल। तो और बेसिकली वो एक रिच फैमिली से थे, तो इसीलिए वो इजीली राजनीति में जा सके, और उन्होंने जो है फोकस किया भारत की राजनीति के हिमाचल सेक्शन में अपनी कंट्रीब्यूशन को, चाहे असहयोग आंदोलन हो, चाहे सविनय अवज्ञा आंदोलन हो, और प्रजामंडल राज्यों में प्रजामंडल बनाने वाली बात हो, वो बढ़ चढ़कर उन्होंने भाग लिया। जो धामी गोली कांड जो फेमस हुआ था, उसमें भी वही लीड कर रहे थे, उनकी गिरफ्तारी हुई।
पंडित पद्मदेव भी शामिल थे और भागमल सोठा एक लीडिंग लाइट थी। पर हैरानी की बात है कि और इवन जब लास्ट में भारत का निर्माण हो रहा था तो हिमाचल के विलय का प्रश्न हुआ, वहाँ भी जो 2 पक्ष थे, एक परमार जी ने रखा, जिन्होंने कहा हिमालय प्रांत बनेगा और वो तब बनेगा कि पहले सारे राजा क्या करें, अपने राज्यों का विलय कर दे भारत में, उसके बाद हिमालय प्रांत बने, मुझे कोई विरोध नहीं। पर उनसे पहले जो दुर्गा सिंह दरबार का जो ग्रुप था, जिसमें राजा मिले थे, उन्होंने भागमल सोठा जी को अपने कॉन्फिडेंस में लिया। तो उन्होंने ये कहा कि भाई पहले आप भारत में जो है एक संविधान तैयार होगा हिमाचल प्रदेश का, जब वो संविधान तैयार हो जाएगा, उसकी जो संविधान सभा होगी वो चुनाव करके आए और हम उसके पास अपनी शक्ति को सौंप देंगे, चुने हुए नेताओं के पास अपनी शक्ति को राजा लोग सौंप देंगे। ये 2 पक्ष थे और अल्टीमेटली जो हमारा गृह मंत्रालय था उसने दोनों की बातों को कंबाइन किया। नाम हिमाचल प्रदेश रख दिया गया राजाओं के हिसाब से या भागमल सोठा ग्रुप के हिसाब से। और जो दूसरा जो काम था, जो परमार जी बोल रहे थे कि उन राजाओं को पहले हिमाचल बनाने से पहले विलय करना पड़ा, अपने अपने सिग्नेचर करके हिमाचल में विलय करना पड़ा भारत में, ये उनको करना पड़ा। तो दोनों ही पार्टीज की कुछ कुछ बातें रह गई। हालांकि भागमल सोठा ने एक नेगोशिएशन कमेटी भी बनवाई थी उनके ग्रुप ने, जो कि हमारा जो ये नया हिमाचल था उसको उस टाइम ही वो हिमाचल में, जब हिमाचल बनने वाला था, उसको हिमाचल में विलय करने के लिए, निगोशिएट करने के लिए तैयार बैठी थी। वो काम थोड़ा हिमाचल की स्थापना के बाद ठंडे बस्ते में चला गया। फिर वो जाकर के 1966 में पूरा हुआ, जब पंजाब में जो एक अलग पंजाबी सूबे की मांग आई, तो उन पहाड़ियों को फिर जो मौका मिला और वो हिमाचल में आकर के विलय हुए, जिसमें हमारा कुल्लू मनाली, लाहौल स्पीति और कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर का जो क्षेत्र आता है, ये फिर बाद में जुड़ा। हालांकि इसकी मांग थोड़ी कमज़ोर हो गई थी, पर पंजाबी सूबे की मांग ने, क्योंकि ये इलाका पंजाब में पड़ता था, इसको एक इनडायरेक्ट इसको पुश दे दिया और हमारा विशाल हिमाचल फिर बना। तो मेरा कहने का मतलब है कि भागमल सोठा उस लाइट में नहीं दिखे हमें। हालांकि उनकी भूमिका देखें, परमार से पहले से थे और काफ़ी ज़्यादा वेल कनेक्टेड थे, काफ़ी समय से कंट्रीब्यूशन कर रहे थे। परमार जी की एंट्री बड़ी लेट हुई, 39 में हुई। पहले वो मैजिस्ट्रेट थे, वहाँ से उन्होंने एक ऐसा डिसीजन दिया जिसके क्रांतिकारियों के फेवर में था, सही डिसीजन दिया, उससे उनको प्रसिद्धि मिली, उनको छोड़कर जाना पड़ा सिरमौर से, और फिर वो इनडायरेक्टली दिल्ली में और बाहर आकर वो आज़ादी के नेताओं के संपर्क में। दूसरी बात यह है कि सिरमौर, क्योंकि हमारा बॉर्डर लाइन प्रोविंस था, वहाँ पहले से ही चौधरी शेरजंग जैसे शेर भारत माँ के सपूत थे, और भी कई शिवानंद रमौल और इस तरह की लीडरशिप काफ़ी सिरमौर में, सूरतराम जी, इस तरह की कई लोकल लीडरशिप बड़ी स्ट्रांग थी सिरमौर में। तो उससे भी परमार जी को और सिरमौरी लॉबी जो हमारी थी हमारे स्टेट की स्थापना में, उनको एक लिफ्ट मिला, पुश मिला एज कंपेयर टू भागमल सोठा, ऐसा मुझे लगता है। और आज़ादी के बाद फिर पार्टी पॉलिटिक्स चला, भागमल सोठा पॉलिटिक्स से साइडलाइन हो गया और लास्ट में फिर एक बार वो इंडिपेंडेंट चौपाल से जीते। इसके अतिरिक्त उनका ज़्यादा पॉलिटिकल फ्यूचर फिर नहीं रहा, क्योंकि वो लॉबी टूट गई। दूसरी बात, भागमल सोठा का जो एक गुरु कह सकते हैं हम, जो उसको उससे लीड करने वाला पंडित पद्मदेव, जो कि आर्य समाज का एक बड़ा खतरनाक प्रचारक थे, जिन्होंने की लड़ाई की राज्य हिमालय में कुरीतियों के खिलाफ, चाहे रीत हो चाहे कोई और कुरीतियाँ हो, राजाओं की जाति के खिलाफ, बेगार के खिलाफ आंदोलन लड़े। और उसी बंदे ने जो है, बल्कि वो तो हैदराबाद भी गया, निज़ाम के खिलाफ जत्था लेके गया कि निज़ाम जो वहाँ अत्याचार कर रहा है हिंदू नागरिकों पे, अपनी प्रजा पर, जो मुख्यतम हिंदू प्रजा थी, उसके खिलाफ उसने आवाज़ उठाई। वो वहाँ भी गए थे। तो उनको समहाउ जब ये निगोशिएशन हो रही थी, तो पंडित पद्मदेव को जो है परमार की लॉबी में वो चले गए, सोठा से वो अलग हो गए, इससे उनका वेट कम हो गया। और पंडित पद्मदेव वो फायरी लीडर था, भागमल सोठा तो थे ही थे, पर वो भी इतने फायरी लीडर थे, बल्कि मैं कहूँगा ज़्यादा फायरी थे वो, क्योंकि इवन जो लास्ट सुकेत सत्याग्रह था उसको भी लीड उन्होंने किया। परमार जी शिमला से उसको गाइड कर रहे थे, पर फील्ड में जो रिस्क लेके गया, जिसने चौकियां कैप्चर की, वो पंडित पद्मदेव ही थे, जो कि बाद में भारत हिमाचल के पहले गृह मंत्री बने, जिस तरह से पटेल भारत के पहले गृह मंत्री बने। तो उस तरह की स्थिति कुछ थी। तो ये जो लॉबी थी, इसमें ये साइड हो गए भागमल सोठा, और पद्मदेव जी का समहाउ परमार जी के साथ एक संबंध बन गया और वो निकल गए। मुझे लगता है इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि परमार जी ने थोड़ा सा कोऑर्डिनेशन वाला रोल प्ले किया, बजाय इसके कि फील्ड में जाकर के भूमिका निभाने की। वो बैकड्रॉप से लीडरशिप का काम कर रहे थे, इससे उनके संपर्क अच्छे बन गए, और मोर ओवर उनको मौका मिला इलेक्ट होने का, किसमें, भारत की संविधान सभा में।
इसमें जाने से कांग्रेस की लीडरशिप के साथ उनके संपर्क बने, पटादी सीतारमैया और पटेल, और इस तरह से जब उनके संपर्क बने तो उससे उनका कद जो है वहाँ से बढ़ गया और फिर उन्होंने सबसे पहले कांग्रेस में ज्वाइन कर लिया और वहाँ नेचुरली उनको जब उन्होंने खादी की भी शपथ ले ली तो इस तरह की जब वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी को फॉलो करने लगे तो डेफिनेटली पावर उनको मिल गई, वो पार्टी की लीडरशिप उनके हाथ में आ गई और जब एक बार वो मुख्यमंत्री बन गए डेफिनेटली उनकी पावर फिर और ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, जो उनके विरोधी लीडर थे वो साइड लाइन होते चले गए। देखो इस तरह की स्थिति पैदा हुई। और अगर आप इस झगड़े को देखना चाहेंगे तो आप पाएंगे 40s के दशक में जो हिमालयन हिल स्टेट काउंसिल की जो प्रजामंडल जो बनी थी, पीपल्स हिल स्टेट काउंसिल बनी थी, उसके दो फाड़ हो गए थे। परमार की जो लॉबी थी उसकी संख्या कम थी, उसमें 6 ही लोग थे, 16 लोग थे, 16 में से 6-7 लोग 18 थे और 6 लोग परमार के साथ थे। तो परमार जी ने उसको जो है अपनी लॉबी को अलग करके हिमालयन सब रीजनल काउंसिल बना ली थी। थोड़ा वो शॉर्ट पड़ गए थे, कमज़ोर पड़ रहे थे, पर उन्होंने अपना अलग फैक्शन बना लिया था क्योंकि वो भागमल सोठा और उसकी टीम से सेटिस्फाई नहीं थे। और सब्सिक्वेंटली पद्मदेव जब उस तरफ ज्वाइन हो गए और फिर परमार जी ने दिल्ली से जो अपने संबंध बना लिए, कांग्रेस पार्टी में अपना कद बढ़ा लिया, वहाँ से वो लॉबी आगे निकल गई और दूसरी लॉबी साइडलाइन हो गई। इसके अतिरिक्त परमार ने कई सुन्नी का क्षेत्र है, बिलासपुर का क्षेत्र है, वहाँ से कई और लीडरशिप को अपने साथ जोड़ा, जिससे परमार जी का कद और ज़्यादा हिमाचल की राजनीति में बढ़ गया। और अगर आप प्रजामंडल की लड़ाई को देखेंगे तो इसमें कई लोग हैं, उनके कंट्रीब्यूशन हमें देखने चाहिए। चाहे चौधरी शेरजंग की बात की, वो तो अद्भुत ही इंसान थे सिरमौर के, नेशनल लेवल पे भी किया उन्होंने, जीवन ही कुर्बानी राष्ट्रभक्ति में लगा दिया। वैद्य सूरत सिंह, चलो वो सिरमौर के क्षेत्र में उन्होंने बड़ा काम किया। शिवानंद रमोल जी हों, उसके पश्चात चंबा में भी कई ऐसे जिन्होंने चंबा सेवक संघ की स्थापना की। अम, और भी कई ऐसे लीडरशिप है जिनको हम शायद साइड लाइन में देखते हैं, उतना फोकस नहीं कर पाते, पर उन लोगों ने बड़ी भूमिका निभाई है प्रजामंडल के आंदोलन को, क्योंकि हिमाचल में मेन समस्या जागीरदारों और जमींदारों से निपटने की थी। और सत्ता में आने के बाद इन लोगों ने जो जो लीडरशिप चुनकर आई, चाहे परमार जी थे, उन्होंने सबसे पहले जो लैंड रिफॉर्म करवाए, उससे इन राजा रजवाड़ाओं की जो शक्ति थी उसको वीक कर दिया, उनकी लैंड पे जो कैप्चर पावर थी उसको वीक कर दिया। और 72 में तो और ज़्यादा जब रिफॉर्म हुआ तो और ज़्यादा जो है लैंडेड क्लास की पावर को वीक कर दिया गया। बहुत सी चीज़ें इसमें छूट गई हैं, पर मैंने प्रयास किया आपको थोड़ा-सा प्रजामंडल की झलक देने का। बहुत से कई लीडर हैं, मैं कहूँगा कि आप थोड़ा इतिहास को सर्च करें, देखिए कौन-कौन से प्रजामंडल के लीडर थे, क्या-क्या उनके इश्यू थे, और आप पाएँगे कि कहीं न कहीं आर्य समाज एक तरह की हम कह सकते हैं जो हमारे पहाड़ी इलाके में हिमाचल के पहाड़ी इलाके में जो एक अवेकनिंग आई, उसमें आर्य समाज ने बड़ी भूमिका निभाई। जैसे पंडित पद्मदेव का मैंने आपसे ज़िक्र किया, तो वो आर्य समाज के प्रचारक थे। और भी कई आप पढ़ेंगे प्रजामंडलिस्ट लीडर तो आप पाएँगे, उनके बैकग्राउंड में कहीं न कहीं जो लाला लाजपत राय और लाहौर में जो आर्य समाज से जो उनका संपर्क जुड़ता है ना जी, वो बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, हिमाचल की आज़ादी की लड़ाई में। और एक बात मुझे और करनी है, थोड़ी-सी मैं भूल रहा हूँ, वो ये करनी थी मुझे प्रजामंडल के संदर्भ में कि ओह चलिए भूल गया मैं, ठीक है।